और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की बड़ी खबर के साथ, और वो खबर जो पुरी से शुरू हुई और पाकिस्तान तक दिखाई। पुरी टू पाकिस्तान, जय जगन्नाथ। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई है। ये कुछ वक्त पहले की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, कैसे रथ खींचा जाने लगा और रथ आगे बढ़ रहा है पुरी में। देख रहे हैं, दावा है कि यहां 15 लाख लोग तक पहुंचते हैं। 15 लाख लोग। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह तड़के 4 बजे मंगला आरती कर रहे थे, जगन्नाथ मंदिर पहुंचे थे। आइए अब आपको लिए चलता हूं पश्चिम बंगाल। शुभेंदु अधिकारी भी देखिए किस तरह से रथ के आगे झाड़ू लगा रहे हैं, परंपरा का हिस्सा है, फिर रथ खींच रहे हैं। আমাদের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এই অনবদ্য ভগবান বিষ্ণু মঙ্গলম করুণ ভজন মঙ্গলম প্রতিষ্ঠান हरे राम पश्चिम बंगाल के बाद आइए अब आपको पटना लिए चलता हूं, जहां खुद सीएम सम्राट चौधरी रथ के आगे झाड़ू लगा रहे थे और रथ खींच रहे थे। उधर रास्ता कीजिए, रास्ता। और सबसे अद्भुत और दिलचस्प तस्वीर आई राजकोट से। राजकोट में रथ यात्रा से पहले झांकी निकली। मौसम
राजकोट के बाद आपको लिए चलता हूं अखिलेश यादव की तरफ। अखिलेश यादव भी आज श्री कृष्ण की पूजा कर रहे थे। ये तो देश की बात हो गई। देश नहीं, विदेश में भी अलग अलग जगहों पर, अलग अलग देशों में जगन्नाथ की रथ यात्रा निकल रही थी। सबसे पहले आपको लिए चलता हूं बांग्लादेश। बांग्लादेश के ढाका की तस्वीर देखिए जरा। तो ढाका देखा आपने। आइए अब आपको लिए चलता हूं पाकिस्तान। ये पाकिस्तान से तस्वीर आई। पाकिस्तान में भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकल रही थी। तो ढाका और पाकिस्तान से ऐसी तस्वीर सामने आना बड़ी बात है। आइए अब आपको जापान लिए चलता हूं। जापान में भी जगन्नाथ रथ यात्रा देखने को मिली। भक्तों का सैलाब था सड़कों पर। जापान के बाद अब आपको कनाडा लिए चलूं। दुनिया में जगन्नाथ रथ यात्रा कैसे निकल रही है वो झांकियां मैं आपको दिखा रहा हूं। और आइए कनाडा के बाद आपको लंदन की तस्वीर दिखाता हूं। यानी हिंदुस्तान से लेके लंदन, कनाडा, पाकिस्तान, ढाका, जापान तक रथ निकल रही है। तो अब आपको दिखाऊं कि देश ही नहीं पूरी दुनिया में कहां और कैसे जगन्नाथ यात्रा निकली। सबसे पहले शुरुआत पुरी से। सोचिए, बारिश हो रही थी, भारी बारिश के बावजूद ओडिशा में भव्य रथ यात्रा निकली। शाम 5 बजे भगवान बलभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। करीब 10 लाख लोग मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर की यात्रा रूट में शामिल हुए। सुरक्षा के लिए 19 आईपीएस समेत 13,000 पुलिस वालों को लगाया गया। सोनू निगम से लेकर संबित पात्रा जैसी हस्तियां पूरी यात्रा में शामिल हुई। यात्रा में भारी भीड़ से धक्का मुक्की और भगदड़ जैसे हालात भी बने। बीच में
खबर है कि एक की मौत हुई है, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अहमदाबाद आपको लिए चलता हूं। अहमदाबाद में पुरी की सबसे मशहूर और बड़ी रथ यात्रा अहमदाबाद में होती है। पुरी के बाद अमित शाह की मंगला आरती से जगन्नाथ रथ यात्रा का आगाज हुआ और सीएम और डिप्टी सीएम ने सोने की झाड़ू से रास्ता साफ किया और अहमदाबाद में 16 किलोमीटर लंबी जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हुई। रथ यात्रा में इस बार हाथियों के पैर में जंजीरें बांध दी गई थी, क्योंकि अगर आपको याद हो पिछले साल रथ यात्रा के दौरान 3 हाथी बेकाबू हो गए थे। यात्रा में लाखों लोग शामिल हुए और सुरक्षा में 30,000 पुलिस वाले लगे थे। कोलकाता बंगाल में बारिश के बीच भी पूरे उत्साह से रथ यात्रा निकाली गई। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने झाड़ू लगाकर रथ मार्ग को साफ किया है। फिर उन्होंने भगवान जगन्नाथ की आरती की और रथ की रस्सी खींची। शुभेंदु ने जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए भारी फंडिंग का ऐलान किया था। कहा था जगन्नाथ रथ यात्रा को दुर्गा उत्सव से 5 गुना ज्यादा फंड मिलेगा। बंगाल में हर रथ यात्रा आयोजक को 5 लाख रुपए देने का फैसला किया गया और उनके खुद यात्रा में शामिल होने से लोगों में भारी उत्साह है। पटना देखिए जरा, पटना में इस्कॉन मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकली। सीएम सम्राट चौधरी ने पहले जगन्नाथ जी की आरती की, फिर रथ के आगे झाड़ू लगाई और रस्सी खींची। यात्रा की जो शुरुआत है वो इस जरिए से हुई। हरे राम हरे कृष्ण गाते हजारों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल हुए। डिप्टी सीएम विजय चौधरी समेत कई मंत्री और विधायक भी इसमें मौजूद थे। आइए अब आपको लिए चलता हूं पाकिस्तान। कराची की सड़कों पर भी भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा निकली। हजारों हिंदू हरे राम हरे कृष्ण की धुन पर झूमते दिखे तो कई भक्त पूरी श्रद्धा के साथ रथ की रस्सी खींचते दिखे। जय जगन्नाथ के नारे लगाते भक्त पाकिस्तान का झंडा भी लहरा रहे थे। पाकिस्तान के कराची में हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है और ये वहां बने स्वामी नारायण मंदिर परिसर से शुरू होती है। 140 साल पुराना ये मंदिर पाकिस्तान के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है। ढाका बांग्लादेश में भी ढाका समेत कई जगह भव्य रथ यात्रा निकली। ढाका में इस्कॉन मंदिर से शुरू होकर पूरे शहर से यात्रा निकली और बांग्लादेश में जगन्नाथ यात्रा में हजारों हिंदू नाचते गाते भी दिखे। हिंदुओं पर अत्याचार के बीच काफी दिन बाद रथ यात्रा निकली है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। हाँ, अपने सामने मैं यह भक्ति का महासागर अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। मैं मानता हूं कि यह आस्था का सैलाब है जो किसी के बुलावे पर नहीं आया है, बल्कि एक अदृश्य डोर के खिंचाव से जो सीधे महाप्रभु के हृदय से जुड़ा हुआ है उसके कारण यहां पर आया है। साथियों, यह जो रथ खींचने की परंपरा है, मैं मानता हूं वो अपने आप में एक दुर्लभ आशीर्वाद है भगवान का। पूरे विश्व में कहीं इस प्रकार की परंपराएं हैं। ये परंपराएं ओडिशा में महाप्रभु जगन्नाथ धाम में हैं। श्रद्धालु को महाप्रभु आशीर्वाद देंगे और दर्शन भी देंगे। बहुत अच्छे मौसम में आप देख रहे हैं, इंद्रदेव की भी कृपा है। बहुत से भी ज़्यादा कंट्री में आज रथ यात्रा हो रहा है, जय जगन्नाथ हो रहा है। ये हमारी जो इंडियन ग्रेट कल्चर है, हमारी जो विरासत है, ये पूरा आज वर्ल्ड में उन्होंने ही लेकर गया। अद्भुत कार्यक्रम है और ये एक ऐसी यात्रा है जो भक्त और भगवान को जोड़ती है। वो श्रद्धा का एक ऐसा सागर है जिसमें पूरे विश्व के श्रद्धालु यहाँ अपने प्रभु को, भगवान जगन्नाथ को देखने के लिए तत्पर होकर यहाँ पहुँचे। मेरे लिए बहुत भावुक समय है, क्योंकि मैंने 34 या 35 साल पहले पहली बार जगन्नाथ जी के भजन गाने शुरू किए थे और यहाँ आने का अवसर कभी नहीं मिला। ये सारा जो आप देख रहे हैं ये मैं अपने गानों से बता चुका हूँ। कई भजन गाए हैं। ये सब जो आप देख रहे हैं, सारी इनकी जो यात्रा है, जो सजावट है, जो पीछे की भावनाएं हैं, देख पहली बार रहा हूँ मैं, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। सभी को जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। पुरी जैसा माहौल उन्होंने दिल्ली में भी आकर बना दिया है। बात दिल्ली की हो रही थी तो आइए अब आपको दिल्ली की तस्वीर दिखाते हैं। दिल्ली में खास क्या था कि खुद सीएम रेखा गुप्ता जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुई और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ये तस्वीर देखिए, लोगों ने रथ यात्रा निकाली, खुद उसमें सीएम मौजूद थी।
अब आपको लिए चलता हूं सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी में देखिए जरा भव्य यात्रा निकल रही थी और आइए अब आपको गुजरात लिए चलता हूं। गुजरात में देखिए खुद सीएम भूपेंद्र भाई पटेल और डिप्टी सीएम हर्ष सांघी खुद जो है पूड़ी बेल रहे थे और बना रहे थे। एक और तस्वीर अहमदाबाद से आई कि अहमदाबाद में अलग अलग शहरों में रथ यात्रा निकल रही थी। पुलिस ने कंट्रोल रूम बनाया था, चप्पे चप्पे पर नजर थी कि परिंदा भी पर ना मार सके, कोई भी असामाजिक तत्व उपद्रवी कोई माहौल ना खराब कर सके। और सोचिए हजारों लाखों की भीड़ में खास तस्वीर सामने आई। इस भीड़ में सोचिए जब एम्बुलेंस आ गई, ये पुरी की तस्वीर आप देख रहे हैं, एम्बुलेंस आई तो उस वक्त की तस्वीर, एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया, फौरन इस भीड़ ने रास्ता दिया और फौरन एम्बुलेंस गुजरी है। और आइए आपको बताऊं वो खास बात जो बहुत कम लोग जानते हैं इस यात्रा से जुड़ी। इसकी तैयारी कैसे होती है। भगवान जगन्नाथ का रथ बेहद खास तरीके से तैयार होता है। इन रथों को बनाने में कोई भी कील, कांटा या धातु नहीं लगती। बसंत पंचमी यानी हर साल फरवरी में लकड़ियों का चयन किया जाता है। उड़ीसा वन विभाग मंदिर को बिना कीमत की लकड़ियां देता है। दावा है कि 13 तरह के पेड़ों की लकड़ियां इनसे रथ बनाए जाते हैं। तीनों रथ को बनाने में कम से कम 90 दिन या 3 महीने लगते हैं। 220 से ज्यादा कारीगर मिलकर रथ के निर्माण का काम करते हैं। 10 दिन बाद तीनों देवता मुख्य मंदिर में लौटते हैं और रथ खाली हो जाता है। फिर रथ को खोलकर इसके कई हिस्से अलग अलग कीमतों पर बेच दिए जाते हैं। पिछली बार जगन्नाथ जी के रथ का पहिया, सिर्फ एक पहिया 3 लाख रुपए में बिका था। इस बार पहिया और रथ की कीमत नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। रथ की खासियत देखिए, कुल 3 रथ होते हैं। एक भगवान जगन्नाथ का, दूसरा बलभद्र और तीसरा देवी सुभद्रा का। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष है, जो 45.6 फीट, लगभग 45.5 फीट से ज्यादा ऊंचा होता है। बलभद्र जी का रथ 45 फीट और देवी सुभद्रा का रथ 44.6 फीट ऊंचा है। सबसे आगे बलभद्र, फिर सुभद्रा और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। मान्यता है कि जो रथ की रस्सी को खींचता है उसे अहंकार से मुक्ति मिलती है। यात्रा शुरू होने से पहले सोने की झाड़ू से रथ और रास्ते को साफ किया जाता है। रथ यात्रा पर रिकॉर्ड भीड़ हो रही है। इस बार रथ यात्रा में रिकॉर्ड 10 से 15 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान है। रथ यात्रा के मार्ग में पड़ने वाले होटल और लॉज की भारी डिमांड है। यात्रा में शामिल होने वाले लोगों ने 6 महीने पहले ही बुकिंग शुरू कर दी थी। पुरी में पिछले साल के मुकाबले होटल का किराया सोचिए 10 गुना बढ़ गया है। जो कमरे 1500 से 2000 में मिलते थे, उनकी कीमत 50,000 तक हो गई। लेकिन भक्तों का ऐसा उत्साह और हुजूम है कि पुरी में कोई होटल खाली नहीं है। ये हालात आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा भक्त और श्रद्धालु क्या कह रहे हैं। पूरा साल भर से इंतजार था, एक पूरा साल हो गया है, हम इंतजार कर रहे हैं कि कब ये शुभ दिन आए और हम यहाँ पे पावन भूमि में आए और भगवान के दर्शन ले। ऐसा लग रहा है जगन्नाथ जी हमें दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर आए हैं, तो पूरी भीड़ उनको दर्शन करने के लिए जो है उमड़ आई है। ऐसा लग रहा है कि ईश्वर जो है हमारे समक्ष प्रकट हो चुके हैं। जगन्नाथ जी का अपूर्व महिमा के आगे इस बारिश एकदम फीका है और मुझे भी बहुत आनंद देती है और नृत्य परिवेशन करने के लिए भी मैं चली आई हूँ। तो बारिश तो कुछ भी नहीं है, ये तो उनकी सामने जो मतलब क्या होता है, अपना प्राण भी चले जाए ना, वो तो उनकी सामने ये बारिश
तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। काफी 2-3 सालों से काफी कोशिश कर रहा था आने की, लेकिन जगन्नाथ जी का बुलावा आया इस बार तो अपने आप आ गया मैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैंने जय जगन्नाथ सर, फर्स्ट टाइम है मेरा यहाँ आना। देखा मैंने यहाँ का पूरा मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। बारिश हो रही है बट सर ये बारिश हम सबको रोक नहीं पाएगी और हम स्पेशल थैंक्स टू ओडिया पुलिस, वो काफी अच्छे से मैनेज भी कर रहे हैं और वी आर वेरी लकी। बारिश हो या तूफान हो, जो भी हो जाए हमको नहीं रोक सकते। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सब लोग जगन्नाथ जी के रंग में रंगे हुए हैं और उन लोगों के पास एक ही इच्छा है कि एक बार जगन्नाथ जी का एक बार झलक हो जाए, बलदेव जी की झलक हो जाए। तो आइए, जगन्नाथ जी और कृष्ण जी को लेकर मौलाना ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर बवाल हो गया। ये मौलवीज हैं जो भगवान कृष्ण को मुसलमान बता रहे हैं और कह रहे हैं वो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। बुरा ना माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी उज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थिता एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह। और आइए अब आपको बताऊं मौलाना क्या कह रहे हैं। मौलाना के इस बयान के बाद उनके ऊपर इनाम रख दिया गया है, FIR तक हो गई। यूपी में के मौलाना ने भगवान कृष्ण पर यह विवादित बयान दिया। मौलाना जर्जीज अंसारी ने भगवान कृष्ण को मुसलमान बता दिया और दावा किया कि भगवान कृष्ण तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे। मौलाना जर्जीज ने गीता के श्लोक के जरिए बड़ा दावा किया। श्लोक क्या है देखिए जरा गीता का। योगी युचजीत सततम आत्मनाम रहसी स्थिता एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। मौलाना के मुताबिक इस श्लोक में कहा गया है पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं बल्कि भगवान ने भक्तों को निर्देश दिया कि पूजा पूरे शरीर से करें। इसी के आधार पर उन्होंने श्री कृष्ण को 5 वक्त का नमाजी बता दिया। असल में श्रीमद् भगवत गीता के इस श्लोक का मतलब है योगी को लगातार साधना में लीन रहना चाहिए, एकांत में रहना चाहिए, अपने मन शरीर पर काबू रखना चाहिए, इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। मतलब कृष्ण जी ने ध्यान, आत्म संयम और मानसिक एकाग्रता की बात की है। पूजा के दौरान किसी खास शारीरिक विधि का उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। लेकिन मौलाना ने कहा अगर हिंदू धर्म के लोग अपने ग्रंथों को ध्यान से पढ़ेंगे तो उन्हें इस्लाम धर्म अच्छा लगने लगेगा, पता चलेगा कि यह धर्म वैश्विक है। योगी जी राम के बड़े भक्त हैं लेकिन अपनी किताब पढ़ लें तो यकीन मानिए कि वो भी इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। मौलाना जर्जीज के बयान पर साधु संत और हिंदू संगठन भड़क उठे हैं। हिंदू संगठन ने लखनऊ के हजरतगंज में थाने में शिकायत दर्ज कराई। अयोध्या के संत विष्णुदास ने जर्जीज के खिलाफ खुलेआम ऐलान कर दिया, कहा जो भी मौलाना की जीभ काट कर लाएगा उसे 10 लाख का इनाम मिलेगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मौलाना जर्जीज और साधु संत। इटावा का एक मौलाना भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल रहा है कि ये मुसलमान हैं और नमाजी हैं, इस तरीके से बोला है। ऐसे मौलाना का जो जीभ काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। ऐसे मौलाना ने भगवान कृष्ण के भक्तों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। कहीं ऐसा नहीं मिलता है कि वो मुसलमान थे श्री कृष्ण जी और वो नमाज पढ़ते थे। मैं ये समझता हूँ कि उनको अपने इस बयान को वापस लेना चाहिए, क्योंकि जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी आस्था का सवाल है और इस्लाम किसी भी धर्म को व्यक्ति को किसी भी धर्म को लिए आस्था को आप ठेस पहुंचाइए, इसकी इजाजत इस्लाम है। भगवान श्री कृष्ण सनातन धर्म का पालन करते हैं और उसी पे चलने के लिए मनुष्य को कहते हैं। अगर उन मौलाना को ये अच्छा लगता हो तो प्लीज सनातन धर्म ज्वाइन कर लें और अपने परिवार को भी ज्वाइन करा लें और जो आचरण भगवान श्री कृष्ण ने किए वही वो करें तो उनके लिए भी हितकर होगा और शायद मेरे देश के लिए भी हितकर होगा। मौलाना के पहले जितने भी पूर्वज थे सभी सनातनी थे, इस्लाम के मानने वाले भी पहले सनातनी थे। तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जो गलत टिप्पणी कर रहा है, ऐसे मौलाना को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये लोग हिंदुस्तान में खाते हैं और हमारे सनातनी हिंदुओं के बारे में, हमारे धर्म के बारे में जिस प्रकार की गलत टिप्पणी करते हैं। कोई सबूत है आपके पास, कोई किताब है आपके पास, कोई हवाला है आपके पास? इस तरीके के लोगों के ऊपर सख्त से सख्त सरकार को एक्शन लेना चाहिए।
ये चीप पब्लिसिटी के लिए ये सब इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। हमारे भगवान के प्रति माने हमारे भगवान नमाज पढ़ते थे, इस तरह के मौलाना बयान दे रहे हैं। और उस मौलाना के ऊपर जो है NSA के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो हम लोगों को जो है सामने आना पड़ेगा। कानून को हम लोगों को हाथ में न लेना पड़ा, इसलिए कानून से हम लोग गुहार लगाते हैं कि कानून इसकी सजा दे। बुरा न माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। यकीन ना आए तो श्रीमद् भागवत गीता का 6वां अध्याय का 10वां मंत्र देख लीजिए। योगी युज्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकी अच्युतात्मा निराशीर परिग्रह, जिसमें कृष्ण जी अर्जुन से कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, ईश्वर की जब पूजा करो तो पूरे शरीर का योग करो। योगी यूपी वाला नहीं, योगी युज्जीत सततमात्मानं, पूरे शरीर का योग करो। यानी पूजा सिर्फ खड़े होकर नहीं, पूरे शरीर के साथ होनी चाहिए और पूरे शरीर का योग होना चाहिए। आज हिंदू धर्म में चले जाइए, सिर्फ ऐसे हाथ उठाएंगे, ओम नमः शिवाय, बस हो गई पूजा। ये हिंदू मुस्लिम अगर ये अपनी किताबें पढ़ लें, योगी जी बड़े भक्त बनते हैं राम के, अगर अपनी किताबें पढ़ लें, अपनी किताबें, तो यकीन मानिए इस्लाम से मोहब्बत करने लगेंगे। क्योंकि इस्लाम ये मुसलमानों का धर्म है ही नहीं, सिर्फ ये उनका भी धर्म है। इसी दीन और इसी धर्म को रामचंद्र जी ने भी पेश किया है। और आइए आपको बताऊं कि आखिर मौलाना जर्जीस हैं कौन। ये अपने बयानों की वजह से विवादों में रहते हैं, इन्होंने कारनामे और बड़े बड़े किए हैं। मौलाना जर्जीस अंसारी का विवादों से बहुत पुराना नाता है। इटावा के रहने वाले मौलाना के खिलाफ बहुत से केस चल रहे हैं। एक गंभीर मामले में मौलाना जर्जीस को सजा मिल चुकी है। 2022 में वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने रेप केस का दोषी माना इन्हें। 2016 के इस रेप और ब्लैकमेल केस में 10 साल की जेल की सजा हुई। ये फिलहाल जमानत पर बाहर है, लेकिन विवादों में रहने के आदी हैं। मौलाना जर्जीस अंसारी खुद को इस्लामिक उपदेशक होने का दावा करते हैं। रामायण, भगवत गीता जैसे हिंदू ग्रंथों को पढ़ने का दावा करते हैं और हिंदू ग्रंथ के श्लोकों का गलत संदर्भ में भी इस्तेमाल करते हैं। मौलाना जर्जीस अंसारी मोदी शाह पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर चुके हैं। एक भाषण में बंगाल को मुसलमानों के लिए सबसे सुरक्षित जगह बताया था। 2022 में एक विवादित बयान को लेकर मौलाना की काफी आलोचना हुई। मौलाना जर्जीस ने तब महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। अनुसूचित जनजाति आयोग ने जर्जीस के खिलाफ नोटिस भी जारी किया था उस वक्त। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मौलाना बरेलवी। ये उनकी सारी बातें हकीकत के खिलाफ हैं, इसमें कहीं दूर दूर तक सच्चाई नहीं है। इसलिए कि इस्लाम 1500 साल पुराना मजहब है और कृष्ण जी को आए हुए कई हजार साल हुए। अब ऐसी कंडीशन में कहना कि कृष्ण जी नमाज पढ़ते थे, मुसलमान हैं, ये तो बिल्कुल बेहुदा और बकवास बात है। इस प्रकार की लिबर्टी केवल हिंदू देवी देवताओं के साथ, भगवान के साथ क्यों ली जाती है? बार बार हिंदू आस्था के साथ इस प्रकार की लिबर्टी ली जाती है और जिस प्रकार से ये लगातार चोट करने की मंशा है, ये आज फिर से प्रकट हुई है। झारखंड में कोई कार्रवाई की जाएगी या क्योंकि वो वोट बैंक से है तो उसको खुली छूट है कि वो कुछ भी अनाप शनाप बोले हिंदू देवी देवताओं के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में। इस्लाम की जो उत्पत्ति है, जैसा कि लोग बताते हैं, वो लगभग 1400 साल पहले इस्लाम आया। अब इस्लाम 1400 साल पहले आया और आप कह रहे हैं भगवान कृष्ण मुसलमान थे। तो अगर इस नजरिए से देखें तो मौलाना साहब भी सनातनी है, मौलाना जर्जिश भी सनातनी है, मौलाना जर्जिश भी हिंदू हैं। अगर इस दृष्टिकोण से उन्हें पता ही नहीं है कि जब कृष्ण का जन्म हुआ था तब इस्लाम धर्म था ही नहीं, न तो उनके अल्लाह थे। ये अब तक ये जितने मल्लाह हैं उन्हें अल्लाह के चक्कर में उन्होंने तलवार लेके सलवार पड़े। ये जाहिल लोगों के चक्कर में मुसलमान न पड़े, जाहिल लोगों को। एक तरफ मौलाना को लेकर बवाल है, दूसरी तरफ एक स्कूल में कलमे को लेकर हंगामा और बवाल हो गया। हैदराबाद में देखिए, लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया है।
कई संगठनों ने विरोध किया कि स्कूल में टीचर पर आरोप कि वो बच्चों से कलमा याद करवा रही थी। लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कार्रवाई की मांग कर रहे थे। उसके बाद पुलिस ने लोगों को डिटेन किया है, हिरासत में लिया है, प्रदर्शनकारियों को उठाया है। आइए अब इस बवाल के पीछे की वजह मैं आपको बताऊं। ये तस्वीर देख रहे हैं, ये वो स्कूल है, सक्सेस स्कूल नाम है, और ये दूसरी तरफ बच्चे की कॉपी देख रहे हैं, जिस कॉपी में कलमा लिखवाया गया है, सूरा लिखवाया गया है कि इसे याद करके आना है। और स्कूल के टीचर का एक वीडियो सामने आया, वीडियो वायरल है, जिसमें दावा किया गया कि आरोपी टीचर नजर आ रही है। Then you should. I have recorded what you are telling right now. It is mandatory and it is. Wait, let me talk. And it is mandatory on every children's book. Then you should also write that Bhagavad Gita is mandatory. Wait, excuse me. पहले भी लिखा था. Strike off क्या है? Previous paper में. I am not going to leave this. निर्मुक्ता मिला कितना? It is not mandatory for. It is not mandatory for us. Get every diary, each and every diary. రాయ ना मैं तब राय होते हिंदू रास्तारो. ఎందుకు రాస్తారు బై మిస్టేక్ ఎట్లా రాస్తారు గుర్రండి కావాలని బై మిస్టేక్ ఎట్లా రాస్తారు religious matter you cannot write that in the Hindu people books no that is completely a misunderstanding we are not misunderstanding how can you write that in हिंदू संगठनों और हिंदू परिवार का आरोप है कि आखिर उनके बच्चे को क्यों धार्मिक कलमा याद करवाया जा रहा है स्कूल में वो विज्ञान, गणित और दूसरे सब्जेक्ट पढ़ने आता है। इस बीच माधवी लता और टी राजा सामने आए, दोनों ने इसका विरोध किया है। यहाँ का एजुकेशन सक्सेस स्कूल के पीछे जो भी आड़ चल रहा है, पहले दम है तो उसको पकड़ो। असदुद्दीन नहीं ठहरेगा, वो हिंदू वोट्स के लिए नहीं ठहरेगा असदुद्दीन। अभी तेलंगाना गवर्नमेंट को बात करना ही पड़ेगा इसके ऊपर। यहाँ का एजुकेशन मिनिस्ट्री को बात करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज सिर बाहर निकला है ये मुद्दा। इस प्रकार के हरकतें 40 साल से हो रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में एक 2 साल के हिंदू मासूम बच्चे को कलमा पढ़ने के लिए स्कूल मैनेजमेंट ने जब प्रेशर डाला, तो आज असदुद्दीन ओवैसी यहां सवाल क्यों नहीं उठा रहा है कि वो स्कूल पर प्रतिबंध लगे, वो मैनेजमेंट के ऊपर पुलिस केस हो, उनको जेल भेजा जाए? वो नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसी के लोग हैं जो ये षड्यंत्र कर रहे हैं। सियासी बवाल मचा, प्रदर्शन हो रहा था तो माधवी लता भी प्रदर्शन कर रही थी। पुलिस ने माधवी लता को डिटेन कर लिया प्रदर्शनकारियों की तरह। I'm here detained at the airport with the police force because according to law and order they believe that they would want to maintain law because there's a bonal also going on. I'm right now in the airport. Just look at the surroundings around me. I'm typically detained. जब बवाल शुरू हुआ तो पुलिस हरकत में आई, पुलिस ने एक्शन लिया और उसके बाद पुलिस देखिए स्कूल पहुंची है। स्कूल में जाकर पुलिस ने पूछताछ शुरू की और एक्शन लिया। अब आइए आपको बताऊं कि पूरी कहानी है क्या। दरअसल हैदराबाद के स्कूल में छात्र को जबरन कलमा पढ़वाने का दावा है। आरोप है कि टीचर ने जबरन दूसरी कक्षा के छात्र को कलमा पढ़वाया, 2nd क्लास के। इसके बाद जब छात्र के माता पिता ने स्कूल प्रशासन से सवाल किया तो स्कूल की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद शिकायत की गई। छात्र के पेरेंट्स ने शिक्षा विभाग से मामले की जांच करने की मांग की। मामला बढ़ता देख स्कूल ने आरोपी टीचर को नौकरी से निकाल दिया है। इस मामले पर हिंदू संगठनों ने विरोध जताकर जांच की मांग की है। कलमा विवाद पर बीजेपी नेता माधवी लता ने असदुद्दीन ओवैसी को घेरा है। उन्होंने कहा, जिन हिंदुओं ने आपको वोट दिया उनका तो साथ दीजिए। आज सिर्फ मामला सामने आया है, ऐसी चीजें सालों से हो रही हैं। ओवैसी राज्य सरकार और प्रदेश के शिक्षा मंत्री इसका जवाब दें। माधवी लता ने इससे पहले स्कूल जाकर विरोध किया, उन्हें हिरासत में लिया गया। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि जिस क्लासरूम को लेकर सवाल उठ रहे हैं
उसमें कुल 25 छात्र पढ़ते हैं, सभी मुसलमान हैं, सिर्फ एक बच्चा हिंदू है। टीचर का दावा है उसने गलती से होमवर्क दिया, हिंदू बच्चे की कॉपी में भी वही होमवर्क लिख दिया। लेकिन पूरा सच क्या है यह पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान इस पर। स्कूल टीचर है, वहां पे लिखा गया इन होमवर्क दैट उन लोगों ने प्रॉपरली कलमा पढ़ के आना है, जो एक स्कूल पॉलिसी और वेल एज एजुकेशन पॉलिसी का वायलेशन है। इमीडिएटली जो स्कूल मैनेजमेंट है उनकी तरफ से एक्शन लेते हुए स्कूल टीचर को यहाँ पे टर्मिनेट भी किया गया। असदुद्दीन का कहना है तो पूरा साफ सुथरे वोट से होते, SIR में पता भी चलेगा वैसा। तो क्या कर रहे हैं आप अपने लोग जिनको आप वोट दिए? कल परसों तो कह भी रहे थे हिंदू हमको वोट दिए, तो जिन हिंदू आपको वोट दिए उनके लिए ठहरना नहीं आता आपको? ठहरेंगे नहीं आप? मैं ठहरती हूँ मुसलमान औरत के लिए, हिम्मत है मुझ में यह बात कहने के लिए। गरीब मुसलमान औरत के लिए मैं ठहरूंगी, दूसरी कक्षा के हिंदू बच्ची के लिए ठहरूंगी, उनके माँ बाप के लिए ठहरूंगी। पूरी की पूरी इन लोगों ने प्लानिंग करके रखी है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चे तक, चाहे वो कॉलेज में हो या 10वीं कक्षा में हो या 9वीं कक्षा में हो, सबका इस्लामीकरण करना, भारत में रहकर भारत से गजवा हिंद करना, भारत में रहकर इनकी ये सोच है। तो ये सोच को मजबूत करने वाला असदुद्दीन ओवैसी, मैं असदुद्दीन ओवैसी से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे ही पार्लियामेंट क्षेत्र में हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, यहां तक के छोटे मासूम 2 क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को तो नहीं छोड़ा जा रहा है, तो आज तुम्हारा मुंह क्यों बंद है? जो आदमी मुसलमान धर्म से है ही नहीं, उससे आप कुरान की आयत या अजान की बोल या कलमा क्यों कहलवाएंगे, क्यों याद करवाएंगे और क्यों उससे सुनाएंगे? या तो आपने जानबूझकर टीवी में आने के लिए इस तरह की हरकत की है। इतने बड़े बेवकूफ़ तो आप हो नहीं सकते, क्योंकि टीचर बेवकूफ़ नहीं होता। अगर टीचर ही बेवकूफ़ हो गया तो फिर तो पूरी क्लास का बंटाधार हो जाएगा। तो इसलिए मैं मानता हूं कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जानबूझकर की जाती हैं, ताकि टीवी में लाइमलाइट मिल जाए और 2-4 दिन नाम चल जाए। सस्पेंड होंगे तो क्या होगा, बहाल हो जाएंगे 2-4-10 दिन के बाद में। और इस हंगामे, बवाल और विवाद के बाद एक और हंगामा जो सुर्खियां बना, आपको राम मंदिर लिए चलता हूं। राम मंदिर चढ़ावा मामले में SI रिपोर्ट जो सूत्रों से मिल रही है वो चौंकाने वाली है। ये कुछ आरोपियों को आप देख रहे हैं जिनसे पूछताछ हो रही थी, उन्हें वापस आज जेल भेजा गया है। अयोध्या जिला कारागार भेजा गया, लेकिन SIT की रिपोर्ट में क्या है? कुछ और बड़े नाम सामने आएंगे क्या? चढ़ावा चोरी के मामले में SIT की फाइनल रिपोर्ट तैयार हो गई। SIT अपनी ये रिपोर्ट अब योगी सरकार को सौंपने वाली है। खबर यह है कि SIT की रिपोर्ट से अब बड़े चेहरों की गिरफ्तारी संभव है। रिपोर्ट में पूर्व महासचिव चंपत राय की लापरवाही का जिक्र है। चढ़ावे की गिनती में निगरानी में कमी की ओर इशारा किया गया। तो क्या इस्तीफा देने वाले चंपत राय की गिरफ्तारी हो सकती है? सवाल ये। नियमों में बदलाव के लिए अनिल मिश्रा को जिम्मेदार बताया गया। रिपोर्ट में है कि अनिल मिश्रा ने नियमों को ढीला कर चोरी को बढ़ावा दिया। भर्ती प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी को चोरी की बड़ी वजह माना गया। अनिल मिश्रा ने अपने रिश्तेदारों को नोट गिनने के काम में लगाया था। SIT ने इस पर भी सवाल उठाए हैं और भूमिका संदिग्ध मानी है। तो क्या पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा भी अब कानून के शिकंजे में है? SIT ने कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी को भी लेकर सवाल खड़े किए। जांच में सामने आया है कोषाध्यक्ष ने जिम्मेदारी को गंभीरता से नहीं लिया। वो कोषाध्यक्ष थे तो चढ़ावा गिनती और उसका रखरखाव क्यों नहीं देखा? वो खुद चढ़ावे की गिनती और इंतजाम देखने के लिए क्यों नहीं आते थे? पहले लेन देन में ढिलाई बरती और फिर 20 दिन तक चुप्पी क्यों साधी रही? सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस पर सियासतदान। चोरी की घटना है, दुखद है। जो चोरी करने वाले हैं उनको पकड़ करके पुलिस जांच कर रही है, SIT की भी जांच हो रही है। इसका सच सामने आएगा। हमें सबको कानून पर भी भरोसा रखना चाहिए और हनुमान जी महाराज की गदा पर भी भरोसा रखना। जो हमारी माताएं बहनें अपने आंचल में पैसा बांध कर लेके जाती थी, आज वो आंचल से, क्योंकि आशीर्वाद हमारे यहाँ दिया जाता है आंचल से, उस आंचल का पैसा ये चोर लोग खा गए भगवान के दरबार का। तो उसको कैसे भी डाइवर्ट करने के लिए, कैसे दूसरा रास्ता दिखाने के लिए ये कभी जवाहर विश्वविद्यालय का नाम लेंगे, कभी KGMU का कहेंगे नॉनवेज बंद करो। अरे बाप मेरे, आप ही ने कमेटी बनाई, आप ही ने सब कुछ बनाया, मंदिर को RTI से हटाया, मंदिर को ऑडिट से हटाया। आप ऑडिट लागू करिए, चप्पे चप्पे पर CCTV फुटेज था, आपको पता नहीं चल रहा है।
अच्छा, जो 80 लाख आया उसमें से भी 4-5 लाख गायब हो गया। हे भगवान, 2027 का चुनाव आएगा तो इसलिए राम नाम की याद आ जाएगी कि बंगाल में, तमिलनाडु में, आसाम में और बिहार में जो सनातन का विरोध करने वाले थे वो गर्त में मिल गए, हार गए। तो अब राम जी की याद आ रही है। राइट, खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको लिए चलता हूं, कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली। कांवड़ यात्रा के शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर से तस्वीर सामने आई है, तस्वीर आपको दिखाऊंगा, लेकिन कांवड़ से पहले देखिए जरा, यह तस्वीर मुजफ्फरनगर से है। मुजफ्फरनगर में यात्रा से पहले तोड़फोड़ शुरू हो गई। देख रहे हैं गाड़ी खड़ी है और इस कदर गुस्सा, और बहुत बड़े बच्चे नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो गाड़ी पर चढ़कर शीशा तोड़े डाल रहे हैं, लाठी डंडे चला रहे हैं गाड़ी पर। इसी तरह की तस्वीर एक कल सामने आई थी जब पुलिस वालों से बहस और हंगामा हो गया था। यह भी मुजफ्फरनगर से तस्वीर सामने आई थी। तो मुजफ्फरनगर में हुआ क्या, कांवड़ियों और एक कार के बीच टक्कर हो गई। इसके बाद नाराज कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। आक्रोशित कांवड़ियों ने कार पर तोड़फोड़ की, जिसके कारण हाईवे पर अफरा तफरी और जाम की स्थिति बन गई। आरोप यह है कि भीड़ ने लाठी डंडों से कार के शीशे तोड़ डाले। हंगामे के चलते यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ और थोड़ी देर में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई रूट पर। स्थानीय लोग और यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें कार के आसपास भीड़ और तोड़फोड़ की घटना नजर आ रही है। मौके पर पुलिस ने भीड़ को शांत कराया पहुंचकर और हालात काबू में लिए हैं। वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुनिए जरा, यह खबर सामने आने के बाद पुलिस क्या कह रही है। कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आए, जिन वीडियो की पूरी तरह से जांच की जा रही है और उक्त व्यक्तियों को ठीक से चिन्हित किया जा रहा है और थाने पर प्राप्त तहरीर के अनुसार इसमें सुसंगत धाराओं में विधिक कार्रवाई थाना पुरकाजी पर अमल में लाई जाएगी। और सभी से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी किसी भी स्थिति में कानून को अपने हाथ में ना ले और प्रशासन और पुलिस का सहयोग की। इसके साथ ही आप सभी के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि पुलिस और प्रशासन इस कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने हेतु पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है कि शांतिपूर्ण तरीके से कांवड़ यात्रा संपन्न हो। उसके लिए पुलिस अपने स्तर पर काम करती है और अभी काम कर रही है, लेकिन कुछ उपद्रवी लोग उसमें शामिल होकर माहौल खराब करने की करते हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं, हापुड़ की तस्वीर है। कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारी हो रही है। ये जो खंबा है, उस खंबे पर टेप लगाया जा रहा है जिससे बारिश का मौसम है, किसी तरह का करंट ना उतर आए। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के मद्देनजर कल ही ऑर्डर दिए थे। 30 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार सख्त है। योगी सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। डीजीपी की बैठक के बाद पूरे प्रदेश में निगरानी के निर्देश दिए गए। बरेली से मेरठ रूट पर कड़ी निगरानी को कहा गया है। कांवड़ की ऊंचाई अधिकतम 6 फीट तय की गई है। झांकी वाली कांवड़ 10 फीट तक हो सकती है। जुगाड़ वाहन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। बिना लाइसेंस और बिना साइलेंसर के दुपहिया वाहन पर भी रोक है। भाला, तलवार, त्रिशूल समेत किसी भी तरह के हथियार के साथ यात्रा पर रोक है। सभी श्रद्धालुओं के पास वैध पहचान पत्र होना अनिवार्य है। सीएम योगी कल गाजियाबाद के दौरे पर रहेंगे। मेरठ मंडल के अधिकारियों के साथ एक बैठक होगी और कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा भी करी जाएगी। सुनिए जरा क्या कुछ
कर रहे हैं। सारे विभागों को आदेश दिए गए हैं कि कांवड़ यात्री निकलेंगे उनको किसी तरह की परेशानी ना हो। क्या बिजली विभाग क्या कह रहा है, सुनिए। कांवड़ के उपलक्ष्य में मार्गों पर आने वाले जितना भी हमारा विद्युत तंत्र है सबको सुरक्षित करने के लिए ट्रांसफार्मरों पर बैरिकेडिंग लगाना और विद्युत पोलों पर पॉलिथीन लगाना, टेप रैपिंग करना, पीवीसी पाइप के थ्रू करना, गार्डिंग करना, और जहाँ जहाँ पे हमारी लूज हैं, कोई तार खंबे जर्जर हैं, उनको बदलने का काम हम लोगों ने कार्यदायी संस्था को अलॉट कर दिया है कि 150 पोल हम लोगों ने रैप कर दिए हैं टेपिंग से, डबल टेपिंग से, जिससे कि अब की बार कांवड़ यात्रा बहुत अच्छी हो, कहीं उसमें कोई किसी तरह की कोई शिकायत ना हो। विद्युत विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है आजम खान से जुड़ी। आजम के जौहर पर चलेगा बुलडोजर। आजम खान की भव्य यूनिवर्सिटी, यह है जौहर यूनिवर्सिटी, इस पर बुलडोजर चलने वाला है। यूनिवर्सिटी पर आखिर बुलडोजर एक्शन क्यों होगा आपको बताऊंगा, लेकिन आज देखिए प्राधिकरण ने, रामपुर प्राधिकरण ने नोटिस चस्पा किया है यूनिवर्सिटी को, 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अच्छा, किस चीज का ये बताइए, क्या नाम है आपका? जी, अरे मैं तो एक नोटिस देने के लिए आया हूँ। अच्छा, किस चीज का नोटिस देने के लिए आए? भैया जौहर यूनिवर्सिटी का नोटिस मिला मेरे को। नोटिस कहाँ चस्पा करेंगे? इस बात को हम तो अपना काम करने के लिए आए हैं। अच्छा, क्या किस चीज का नोटिस लाए? अरे ऐसा मत पूछो तुम, मैं अपना नोटिस देने के लिए आया हूँ। आप जो बात मैं ऑफिस। तो रामपुर प्राधिकरण की टीम नोटिस देने के लिए पहुंची थी। जब यह खबर फैली उसके बाद आजम खान की पत्नी पहुंची जौहर यूनिवर्सिटी में और वहां पुलिस मौजूद थी। उन्होंने पुलिस वालों को बाहर किया कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर कैसे आ गए। यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या स्टेप उठाया जा रहा है? कुछ 38 भवन टूटने के आदेश हो गए, 38 भवन टूटने के आदेश हो गए, क्या मानती है? कुछ नहीं मानती हूँ, अभी 15 दिन का टाइम दिया गया है। तो क्या कोर्ट जाएंगे? अभी कुछ कह नहीं सकते। यहाँ हमारे बिल्कुल जाइए, और हमारे पास कोर्ट को ऑर्डर भी है कि जो बगैर इजाजत पुलिस यूनिवर्सिटी में लेके यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या स्टेप उठाया जा रहा है? कुछ अब देखिए आजम खान तो फिलहाल जेल में, लेकिन आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा। यह है जौहर यूनिवर्सिटी। 40 में से 38 भवनों को गिराने का नोटिस दिया गया है। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी को 15 दिन का समय दिया है ताकि वो समय स्वयं निर्माण हटा ले, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। आजम की जौहर यूनिवर्सिटी में कुल 40 भवन बने हैं। इसमें सिर्फ 2 भवन का नक्शा और एनओसी हासिल किया गया है। बाकी 38 भवनों का निर्माण बिना नक्शा पास कराए और बिना एनओसी के किया गया है। 2024 में विकास प्राधिकरण के दायरे में आने के बाद रिकॉर्ड खंगाले गए। अनियमितताएं सामने आने के बाद प्रशासन ने नोटिस देकर जवाब मांगा, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद बुलडोजर एक्शन का फैसला हुआ। रामपुर विकास प्राधिकरण ने 38 भवनों को अवैध घोषित किया है। साथ ही इन 38 भवनों को गिराने का फरमान जारी कर दिया गया है। प्रशासन का तर्क है कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन नियमों से पूरी तरह वाकिफ था, क्योंकि उन्होंने 2 भवनों के नक्शे पहले जिला पंचायत से पास कराए। ऐसे में 38 भवनों के लिए नक्शा न लेना एक बड़ी लापरवाही है। 2019 में 26 किसानों ने जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था। इसके साथ ही पीडब्ल्यूडी ने जौहर विश्वविद्यालय गेट पर आम रास्ते का बोर्ड लगा दिया। इसके बाद यह गेट आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। जौहर यूनिवर्सिटी करीब 250 एकड़ क्षेत्र में बनी है। 2026 में यूपी विधानमंडल अधिनियम के तहत 2006 में यूपी विधानमंडल अधिनियम के तहत इसका निर्माण हुआ और उस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव 52 मंत्रियों के साथ रामपुर पहुंचे। भव्य कार्यक्रम में जौहर विश्वविद्यालय की नींव रखी गई थी और 2012 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। बाद में जौहर विश्वविद्यालय को यूजीसी से भी मान्यता मिली, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से। जौहर यूनिवर्सिटी से आजम और उनके परिवार का लंबे समय से जुड़ाव रहा। अब बुलडोजर एक्शन का फैसला आजम खान के लिए एक बड़ा झटका है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डीएम। जौहर विश्वविद्यालय के अंदर जो निर्माण है वो नियमानुसार नहीं हुआ है। इसकी जांच कराई गई थी। प्रथम दृष्टया ये संज्ञान में आया था कि भवन बिना मानचित्र स्वीकृति के बनाए गए हैं।
दूसरे क्रम में उनको नोटिस जारी किया गया था। आरडीए इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विश्वविद्यालय में 40 में से 38 भवन बिना मानचित्र स्वीकृत किए बनाए गए थे और उस क्रम में उन पर ध्वस्तीकरण का आदेश जो है पारित कर दिया। निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद आरडीए के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। ये सड़क जो बनी है तो पब्लिक के लिए बनी है, तो इसलिए हमने इसका बोर्ड लगाया। अभी गेट के बाहर आज बोर्ड लगाया है, 2-3 बोर्ड हम अंदर भी लगाएंगे। ये पब्लिक का रास्ता है, आम रास्ता है, इसको भी यूज करते हैं। अब इसको कोई भी आम आदमी यूज कर सकता है? इसे आम आदमी यूज कर सकता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। जो जाना चाहे उस रास्ते से अपना प्रयोग करके जा सकता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रास्ता। अब देखिए क्या कहा गया कि जहां यूनिवर्सिटी बनी है वहां प्रशासन ने एक बोर्ड लगा दिया है कि अब यह आम रास्ता है, आम लोग इस जगह को आम रास्ते की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यह लिखा हुआ है, यह आम रास्ता है, यानी यूनिवर्सिटी के अंदर से होते हुए लोग गुजर सकते हैं, आगे रूट ले सकते हैं। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। अलग अलग सियासतदान देखिए क्या कह रहे हैं। खुद आजम खान की पत्नी, नोटिस के बाद आजम खान की पत्नी ताजीन फातिमा यूनिवर्सिटी पहुंची। नोटिस मिलने पर कहा कि अभी 15 दिन का समय है। ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवानों पर आजम की पत्नी भड़क गई। यूनिवर्सिटी गेट पर तैनात पुलिस जवानों को बाहर जाने को कहा। पूछा किसकी अनुमति से यूनिवर्सिटी के अंदर आए। नोटिस के मुताबिक 15 दिन का समय अभी उनके पास है। जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस पर अखिलेश बीजेपी संघ पर भड़के। भाजपा को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। भाजपा अपने अनरजिस्टर्ड संगी साथियों के अवैध भवनों को कब ढाएगी? जब संगी साथी ही अपंजीकृत हैं तो उनके भवन, कार्यालय, संस्थान कैसे जायज होंगे? इमरान मसूद कह रहे हैं कांग्रेस के सांसद ने नोटिस पर पलटवार किया, बुलडोजर एक्शन को लेकर सरकार पर तीखा हमला किया। इमरान ने कहा कि इससे छात्रों के भविष्य पर आघात पहुंचेगा। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय से स्वतः संज्ञान लेने की मांग की है। सुनिए जरा सियासतदानों। आप लोगों को मालूम है, अखबारों में सब आ गया है बस, और मुझे कुछ नहीं करना। अभी 15 दिन का टाइम दिया गया है हमें। तो क्या कोर्ट जाएंगे? अभी कुछ कह नहीं सकते। सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम न हो, इसको सुनिश्चित करेंगे। आजम साहब से जो अदावत है उसके अंदर वो जेल में है, लेकिन शिक्षा का मंदिर उसको तोड़ा जाना, मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहूँगा, प्रधानमंत्री से पार्लियामेंट होगी तब प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करेंगे कि शिक्षा का मंदिर को नहीं ढाया जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि कोई इस वक्त पूछे गवर्नमेंट से कि क्या शाहजहां ने नक्शा पास कराया था ताजमहल के लिए। जानवर भी जब उम्मीद से होते हैं तो जानवरों के लिए भी उनका ख्याल किया जाता है कि इसमें भविष्य है नस्ल का। तो ये तो उन्होंने देश के लिए और इस मंडल के लिए, जिसमें यूनिवर्सिटी एक इम्पॉसिबल ख्वाब था, उन्होंने कायम करके दी है। तो उनके लिए मैं समझता हूँ हुकूमत को वही सोचना चाहिए। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में उनके संरक्षण में जो जौहर विश्वविद्यालय बनाया गया, उस विश्वविद्यालय बनाने के पीछे का मकसद कहीं भी आम नागरिकों को, गरीब मुसलमानों को शिक्षा देना नहीं था। उस विश्वविद्यालय के बनाने के पीछे का मकसद था अपने निजी स्वार्थ को पूरा करना, और उस विश्वविद्यालय को बनाने में तमाम जो नियम कायदे थे उसको ताक पर रखा गया। आजम खान साहब की यूनिवर्सिटी है। आजम खान साहब से द्वेष के कारण, वो राजनीतिक द्वेष के कारण जो वो यूनिवर्सिटी को डिमोलिश करने का काम कर रहे हैं, वहाँ हजारों बच्चा पढ़ता है। उनके भविष्य से ये सरकार खेलना चाहती है। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि इस पे पुनर्विचार करें और लोगों के, बच्चों के भविष्य से न खेलें। और ये बात यूपी की हो रही है तो यूपी से ही एक और खबर है, आपको लिए चलता हूं। बाहुबली राजा भैया के शूटिंग में चैंपियन है राजा भैया। एक वीडियो आज जारी हुआ जिसमें राजा भैया शूटिंग कर रहे हैं, देखिए। और उनके शूटिंग के बीच कोई पीछे से ताली बजा रहा है और राजा भैया ने एक कीर्तिमान भी स्थापित किया है। देखिए राजा भैया एक हाथ से फायर कर रहे हैं। इससे पहले राजा भैया की एक तस्वीर आई थी शस्त्र पूजा की, जिसको लेकर बहुत बवाल भी हुआ था।
राजनीति के चैंपियन राजा भैया ने शूटिंग में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने यूपी स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में तीसरा स्थान पाकर कांस्य पदक जीता और इस प्रतियोगिता का आयोजन दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में हुआ, जिसमें बाहुबली राजा भैया ने बतौर प्रतियोगी संख्या 71 हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में उन्होंने 25 पॉइंट बनाकर शानदार प्रदर्शन किया। उनकी शूटिंग का वीडियो सामने आया जिसमें वो निशाना लगाते दिख रहे हैं। प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से विधायक राजा भैया हथियारों के शौकीन हैं। पिछले साल दशहरे पर उन्होंने 200 से ज्यादा हथियारों का जखीरा दिखाया। राजा भैया ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पिता भी एक शूटर रहे और उन्हीं से प्रेरित होकर राजा भैया ने भी शूटिंग शुरू की थी। राजा भैया का जन्म प्रतापगढ़ की भद्री रियासत के राज परिवार में हुआ था। उनकी बड़ी बेटी राघवी सिंह भी शूटिंग में स्टेट लेवल की चैंपियन रही। राजा भैया कुंडा से 7 बार विधायक और 5 बार यूपी कैबिनेट में मंत्री रहे। उन्होंने जनसत्ता दल पार्टी बनाई और जिसके वो अध्यक्ष हैं। प्रतापगढ़, सुल्तानपुर जैसे कई जिलों के क्षत्रिय वोट बैंक पर उनकी पकड़ है। राजनीति के साथ ही उन्होंने अब शूटिंग में भी बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। आइए अब बारी है लाइफ का फंडा की। खास ये है कि जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो गई है, तो भगवान जगन्नाथ से जुड़ा ही फंडा भी है आज। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, इस यात्रा और भगवान से जुड़ी परंपराओं में लाइफ का बड़ा फंडा छिपा है। देखिए कैसे। मानवता और समानता। रथ यात्रा का एक संदेश है कि भगवान खुद भक्तों के बीच आते हैं। उनके रथ की रस्सी आम से लेकर खास तक कोई भी खींच सकता है, यानी जाति, रंग या हैसियत का कोई भेदभाव नहीं होता। सबको एक जैसा मौका और एक जैसा प्रसाद मिलता है। बदलाव स्वीकार करना ये लाइफ का दूसरा फंडा है जो उनकी यात्रा से निकल कर आता है। हर 12 साल बाद जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति बदल दी जाती है। पूरे शहर की लाइट बंद कर लकड़ी की मूर्तियां बदली जाती हैं। इसे नव कलेवर यानी नया शरीर धारण करना कहते हैं। लेकिन बदलाव का मतलब अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। हमें अपनी जिंदगी में भी इसी तरह बदलाव करते रहना चाहिए। अपूर्णता में सुंदरता। भगवान जगन्नाथ का स्वरूप बिना हाथ पैरों के यह अधूरा है, लेकिन भक्तों के लिए दिव्य और खास है। यह हमें सिखाता है कि पूर्णता का कोई तय पैमाना नहीं होता, इसलिए कोई कमी हो तो स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए। अपनों का ख्याल और देखभाल जरूरी है। मान्यता है कि 15 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ते हैं। इसे अंसर काल कहते हैं। भगवान तब एकांत में रहते हैं, उनके दर्शन बंद हो जाते हैं और बच्चों जैसी देखभाल होती है। उन्हें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, काढ़ा और फल दिया जाता है। यह सिखाता है कि मुश्किल वक्त में अपनों का ख्याल रखें। उन्हें अकेला छोड़ने के बजाय उनका ध्यान रखना चाहिए। तो जहां से जो अच्छा हासिल हो उसे अपनाइए, अपनी जिंदगी में उतारिए। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।